दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय जो है वो किसानों की जो जमीन अधिकृत कर लेती है सरकार, उसके बारे में एक हमारे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। तो आज इसकी बात करेंगे और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक अपना जो दुख है इससे संबंधित उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। ये बात है जब नोएडा ने जमीनों का अधिग्रहण किया तो उसमें जो शुरू के 6 गांव थे उनकी जमीन 1975 से लेके 78 के बीच में एक्वायर की। मेरा भी गांव था, हमारी भी जमीनें थी, जिसको कौड़ी के भाव लिया गया। दुख होता है आज बताते हुए कि 4 रुपया गज का मुआवजा उस वक्त दिया गया और ये उस वक्त भी बहुत ही नाकाफी था, काफी नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी जो जमीन की कीमत थी वो कहीं ज्यादा थी, रजिस्ट्री हो रही थी, कॉलोनी भी कट रही थी, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और काफी कीमत थी उस वक्त भी। मैं आपको बताऊं, दर्द इतना भयानक है कि हम जो है पूरा मुआवजा देके भी नोएडा का एक प्लॉट नहीं खरीद सकते थे। 100 बीघे का जमींदार एक प्लॉट उस मुआवजे से नोएडा का नहीं खरीद सकता था, इतना नाकाफी था, क्योंकि उस वक्त कानून भी कुछ इस तरह के थे और ऐसे निर्णय नहीं आए थे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है और उसका मैं जिक्र करूंगा और मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने इतना बढ़िया निर्णय दिया है जो सभी किसानों के लिए काफी अनुकूल है। उनकी जो भूमि है उसका उचित मुआवजा मिले, उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सिविल अपील नंबर 4772-4773 ऑफ 2025 है और स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर 5544-5545 ऑफ 2023 और इस केस का टाइटल है रामकिशन, जो अब डिसीज्ड हैं, थ्रू हिज एलआर्स एटसेट्रा और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर रेस्पोंडेंट। और ये निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश BR गवई और माननीय न्यायाधीश KV विश्वनाथन ने। हम उनके आभारी हैं जिन्होंने इतना बढ़िया निर्णय दिया है और जो न्याय उचित है। इसमें हुआ ये कि ये धारू हेड़ा की जमीन थी और उसके ऊपर ये निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहित भूमि के लिए उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का निर्धारण करते समय उच्चतम वास्तविक बिक्री उदाहरण पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो जो उस वक्त उस इलाके की जो रजिस्ट्री हुई है, जो सबसे ज्यादा जिसमें रेट की रजिस्ट्री हुई है, उसको उदाहरण मान के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सबसे न्यूनतम को लेके चले। जो उस इलाके में जो भी महंगी जमीन बिकी है उस उदाहरण को लेके चले। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे को बढ़ाने की बात थी। ये मुआवजा 55 लाख और 71,000 रुपया एकड़ का था, जिसको बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ 18 लाख रुपया प्रति एकड़ कर दिया। बहुत अच्छा निर्णय। अब इसमें किस सिद्धांत को उन्होंने अप्लाई किया उसकी हम थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करेंगे। उन्होंने कई बातें कही। उन बातों में उन्होंने कहा कि जब हम
कृषि भूमि को लेते हैं तो सबसे पहले यह भी देखने की जरूरत है कि जो गैर कृषि उपयोग है उसको भी ध्यान में रखें। गैर कृषि उपयोग क्या है कि वहां पे औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उससे उसकी प्रॉक्सिमिटी है, निकटता में है, उसके नजदीक है वो जमीन, तो उसको आप अनदेखी नहीं कर सकते। और इसमें धारूहेड़ा में 1 किलोमीटर के सीमा के अंदर कई मल्टीनेशनल कंपनी थी और उन कंपनियों के में उनकी अपनी फैक्ट्री चला रखी है, कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो उस भूमि की कीमत का आकलन उसके इस गैर कृषि जो उपयोग है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए था। फिर डेवलप्ड जोन है, तो ये सारी चीजें और उसकी पोटेंशियलिटी कि वो जमीन आगे जो है उसकी कितनी कीमत हो जाएगी, वो क्यों जरूरी है, क्यों उसका मूल्य जो है ज्यादा होगा, इन बातों पे गौर करने की आवश्यकता है। इसमें जो किसान थे उनके जो अपीलकर्ता थे उन्होंने ये तर्क दिया कि साहब जो ये तय किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, उसमें जो उच्चतम रजिस्ट्री हुई थी उसको नहीं लिया, न्यूनतम रजिस्ट्री को लिया और ये कर दिया। जबकि जो केस है सुप्रीम कोर्ट का मेहरावल खेवाजी ट्रस्ट फरीदाबाद का, उस वर्सेस पंजाब राज्य और अन्य, उसमें यह कहा गया कि उच्चतम जो उदाहरण है रजिस्ट्री का उसको कंसीडरेशन में लेके मुआवजा तय करना चाहिए, पर ऐसा इसमें नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बैस्को लिमिटेड की जो जमीन हुई, डिटरमिन की गई थी, जो खरीदी उसने, वो 1,49,00,000 रुपया प्रति एकड़ के रेट में खरीदी। तो कोर्ट ने बैस्को का जो उदाहरण था 1,49,00,000 का, उसको लिया और उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ डी एस्केलेशन को अप्लाई किया। डी एस्केलेशन और एस्केलेशन का सिद्धांत क्या है इसको मैं थोड़े से विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें जो था मई 2010 में उसकी वैल्यू थी 1,49,00,000। जो खरीदा था बैस्को ने वो 1,49,00,000 रुपए का था। जबकि ये जो जमीन थी धारूहेड़ा की वो 2008 से 10 के बीच में गई, 2008 में। तो जो गैप है 2010 का और 2008 का जो कैलकुलेट हुआ वो 17 महीने का गैप था। और ये 17 महीने का जो गैप था उसके आधार पे इसको डी एस्केलेशन का जो प्रिंसिपल था उससे एडजस्ट किया। ये जमीन जो थी वो 2008 में दिसंबर में हुई थी। तो इसमें जो है उन्होंने 12% एनुअल डी एस्केलेशन लगा के 1 साल के लिए, और फिर उसको जो है 1,31,00,000 रुपया किया। फिर जो 5 महीने थे उसका 6% डी एस्केलेशन किया, उसको फिर फर्दर एडजस्ट किया 2008 के लिए। तो वो रह गया जो है 1,23,00,000 रुपया। तो इस तरह से इसको एडजस्ट किया। ये जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है डी एस्केलेशन और एस्केलेशन जो प्रिंसिपल है। इसका मैं विस्तार से बताऊंगा अपने दर्शकों के लाभ के लिए कि ये कैसे इसको किया जाता है। तो इसमें क्या है कि बेस वैल्यू से एडजस्ट करते हैं। जो एस्केलेशन है वो है अपवर्ड एडजस्टमेंट, ऊपर की तरफ। यानी कि कोई जमीन 2008 में ली है और उस 2008 के रेट को आप 2010 में अप्लाई कर रहे हैं, तो 12% के हिसाब से
साल के उसको बढ़ा देंगे। और डी एस्केलेशन में क्या है कि कोई जमीन, तो इसमें जैसे 2005 में एक बिक्री का विलेख यानी कि रजिस्ट्री हुई 50 लाख रुपया प्रति एकड़, और 2010 में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, और हमने 2005 का जो है उसको इस पे अप्लाई करना है। तो 2010 का जो बाजार मूल्य है उसको हम 2005 का जो है उससे हर साल अगले 5 साल तक 12% उसको बढ़ा के और 2010 में फिर उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये अपवर्ड है, पीछे की रजिस्ट्री ली और उससे आगे का एडजस्ट कर दिया। ये एस्केलेशन मेथड है। और डी एस्केलेशन मेथड में जो होता है वो इसके विपरीत है। मान लिया जाए कि एक सेल हुई 1,49,00,000 रुपए की पर एकड़ 2010 में, तो अगर डी एस्केलेट करें इसको 2008 के लिए, तो 2 साल के लिए 12% घटा के जो 2010 का रेट है उसको 2008 का जो रिक्वायरमेंट है उसमें 12% घटा के ये कर दें। इस केस में जो हुआ धारूहेड़ा के में, वो कोर्ट ने यही किया। उन्होंने जो है बाद की जो जमीन जो गई थी ऊंचे दाम पे, उसमें से पर ईयर 12% घटा के और उसको 2008 में एडजस्ट कर दिया। जो रजिस्ट्री 2010 की थी उसको 2008 में एडजस्ट कर दिया। एक अच्छी बात है, ये इंश्योर करती है कि मार्केट का जो वैल्यू है वो किसान को मिले, और ये बहुत ही अच्छा जुडिशियल प्रिंसिपल है और ये सभी मुआवजों के ऊपर लागू होना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप ये लिया और ये प्रिंसिपल उन्होंने उसका क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सभी भाइयों को इसकी जानकारी मिली, इसके लिए अच्छा लगा मुझे भी, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने इसको सुना भी। आप सबका